चलो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर यूनिट 7 दैट इज डिसीजन मेकिंग टाइप्स एंड प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, उसके टाइप्स क्या क्या है और प्रोसेस क्या क्या है। तो देखो, starting with the meaning, देखो, every organization has to make a decision regularly to achieve its organizational goals and solve the problems। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना डिसीजंस लेने पड़ते हैं, किस चीज के लिए? गोल्स को अचीव करने के लिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो वो बिजनेस बड़ा रहने दो या तो फिर छोटा रहने दो, हर एक मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी डिसीजन किसके रिगार्ड में लेंगे? तो प्लानिंग रिलेटेड डिसीजन, ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड, स्टाफिंग से रिलेटेड, डायरेक्टिंग से रिलेटेड और कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटीज से रिलेटेड आप क्या करोगे? डिसीजन लेकर। अभी डिसीजन मेकिंग किसके लिए हेल्प करेगा रे ऑर्गेनाइजेशन को? कि बेटर कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा होगा हमारे लिए, ओके, अवेलेबल अल्टरनेटिव में से कौन सा अल्टरनेटिव हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है, सूटेबल है, वो डिसाइड करने के लिए डिसीजन मेकिंग आपको क्या करेगा? हेल्प करेगा। सो सिंस एवरी मैनेजरियल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजन, तो फिर चॉइस, sorry, since every managerial activity involves making choices, decision making is considered the heart of management। देखो, हर एक मैनेजमेंट एक्टिविटी में चॉइस इन्वॉल्व है, तो डिसीजन मेकिंग क्या है? बेसिकली हार्ट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का। तो डेफिनेशन देखो, जॉर्ज आर टेरी क्या कहते हैं? डिसीजन मेकिंग क्या है? सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव फ्रॉम टू और मोर अल्टरनेटिव टू डिटरमाइन द कोर्स ऑफ एक्शन। आपके पास जो ऑप्शन है, मतलब अल्टरनेटिव्स है, एक या तो फिर उससे ज्यादा, जो भी अल्टरनेटिव, उनमें से एक अल्टरनेटिव को चूज करना। क्यों चूज करना रे? आपको वो एक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, आपको टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो अल्टरनेटिव को चूज करना, इसका ही मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग। जॉन मैकडोनल्ड क्या कहते हैं? देखो, अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव इज इसेंशियली अ डिसीजन मेकर। एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव को क्या कहा गया है? डिसीजन मेकर कहा गया है। वो क्या है? हिज मेन टास्क इज टू डील विद द अनसर्टेनिटी एंड चूज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। और वो एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? कि अनसर्टेनिटी के साथ डील करना, और दूसरा, जो आपके पास अल्टरनेटिव, मतलब जो भी कोर्स ऑफ एक्शन आपके पास अवेलेबल है, उसमें से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है तो फिर बेस्ट अल्टरनेटिव आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए चॉइस करना। ये किसका काम है रे? वो एग्जीक्यूटिव का काम है। बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? देखो, डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चॉइस। इसमें क्या इन्वॉल्व है? सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द सेवरल अल्टरनेटिव। आपके पास जितने भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, उसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसके लिए डिसीजन मेकिंग क्या है? प्रोसेस है, चॉइस का प्रोसेस है। जैसे एग्जांपल देखो, अ कंपनी में चूज बिटवीन एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर। आपके पास तीन ऑप्शन है। आप आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट टीवी पे भी कर सकते हो, सोशल मीडिया पे भी कर सकते हो, या तो फिर न्यूज़पेपर में भी कर सकते हो। तो जो मोस्ट बेनिफिशियल वन है आपके लिए, वो आपको चॉइस करना है। दूसरा, अल्टरनेटिव मस्ट एग्जिस्ट। डिसीजन मेकिंग इज नीडेड ओनली व्हेन देयर आर टू और मोर पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। डिसीजन मेकिंग तभी इफेक्टिव होगा जब आपके पास क्या है? किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है तो उस केस में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर आपके पास दो से ज्यादा अल्टरनेटिव अवेलेबल है, तभी जाके आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। जैसे कि इफ देर इज ओनली वन सप्लायर अवेलेबल, देर इज नो डिसीजन टू मेक। अगर आपके पास एक ही सप्लायर अवेलेबल है रॉ मटेरियल को सप्लाई करने वाला, तो उसके उस केस में डिसीजन मेकिंग कोई काम नहीं आता। ये क्या है? डिसीजन मेकिंग गोल ओरिएंटेड है। बेसिकली आपको डिसीजन क्यों लेना है रे? एखादे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए या तो फिर एखादे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप कोई तो भी गोल लेके चल रहे हो ना। सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे है? गोल ओरिएंटेड है। जैसे अ मैनेजर मे डिसाइड टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अभी मैनेजर को नई टेक्नोलॉजी क्यों लानी है रे? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। सो डिसीजन मेकिंग इज बेसिकली गोल ओरिएंटेड। बाद में इसमें कमिटमेंट इन्वॉल्व है, जैसे कि डिसीजन रिक्वायर कमिटमेंट ऑफ। डिसीजन में किसकी कमिटमेंट लगती है? पैसों की, मनी, टाइम, ह्यूमन रिसोर्स, रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारा कमिटमेंट उसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे कि ओपनिंग अ न्यू ब्रांच रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट एंड अफेक्ट्स द कंपनीज इमेज। अगर आपको नई ब्रांच ओपन करनी है तो उसके लिए आपको पैसा लगेगा, मनी लगेगा, टाइम लगेगा, ह्यूमन रिसोर्स लगेगा। साथ ही साथ कंपनी का रेपुटेशन भी उसमें अटैच होता है, जो अफेक्ट करेगा कंपनी के ऊपर। इट इज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। देखो, डिसीजन मेकिंग में जैसे इंटरनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए जैसे इंटरनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, साथ ही साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी डिसीजन मेकिंग को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर कौन कौन से हो सकते हैं वो? पहला आता है मार्केट कंडीशंस, दूसरा आता है कंपटीशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इकोनॉमिक सिचुएशन। ये भी सारी चीजें डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करती है। जैसे कंपनी में पोस्टपोन द एक्सपांशन ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिसेशन। अगर रिसेशन आता है इकोनॉमी में, तो कंपनी क्या करेगी रे? उनके एक्सपांशन प्रोजेक्ट को क्या कर सकती है? पोस्टपोन कर सकती है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है जिसने कंपनी की ग्रोथ पर क्या किया है? इस केस में इम्पैक्ट किया है। बाद में आता है टाइप्स ऑफ डिसीजन। ओके,
अभी देखो डिसीजन मेकिंग के टाइप कौन कौन से, अभी ये डिसीजन मेकिंग के टाइप्स क्यों किसके ऊपर डिपेंड है, सिचुएशन के ऊपर है, इंपॉर्टेंस है के ऊपर डिपेंड है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो बेसिकली दो प्रकार के टाइप्स है, पहला आता है रूटीन या तो फिर स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जिसे टैक्टिकल भी कहते हैं। और तो पहला रूटीन या तो फिर टैक्टिकल डिसीजन, दो टाइप्स का डिसीजन है, रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो पहला आता है रूटीन डिसीजन। रूटीन डिसीजन क्या रहते हैं, रिपीटेडली रहते हैं और रेगुलरली आपको लेने पड़ते हैं। ओके, आपके जो भी रूल्स प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज है कंपनी के ऊपर, उसके ऊपर आपको रूटीन डिसीजन लेने पड़ेंगे। जैसे देखो इसका फीचर क्या है, मेड फ्रीक्वेंट, आपको ये हमेशा लेने पड़ेंगे। रिक्वायर अ लिटिल एनालिसिस, थोड़ा बहुत एनालिसिस जरूरत है, डीपली एनालिसिस की जरूरत नहीं है। बाद में ये हमेशा मिडिल लेवल का मैनेजमेंट या तो फिर टॉप लेवल लोअर लेवल का मैनेजमेंट ही लेंगे, और ये डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड रहेंगे। इसके एग्जांपल देखो, अप्रूविंग लीव एप्लीकेशन, अगर आपने लीव के लिए अप्लाई किया तो उसका अप्रूवल देने का काम आपके मैनेजर करेगा, तो दिस कम अंडर द रूटीन डिसीजन में, तो उससे रिलेटेड डिसीजन वो ही लेगा। ऑर्डरिंग ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ कम पड़ रहा है, तो पेपर्स की कमी है, पेपर्स को ऑर्डर करना है, पेन ऑर्डर करने हैं, स्टेपलर्स ऑर्डर करने हैं, लाइक वाइज ऑफिस सप्लाईज बेसिकली ऑर्डर करनी है, तो वो कहाँ पे आते हैं, रूटीन डिसीजन में आते हैं। शेड्यूलिंग एम्प्लॉयज की शिफ्ट, एम्प्लॉय के शिफ्ट का शेड्यूल बनाना है, वो भी रूटीन डिसीजन में आता है। दूसरा टाइप है डिसीजन मेकिंग का, स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ओके, ये ऐसे डिसीजन है जो ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को अफेक्ट करेंगे। ओके, जैसे इसका फीचर देखो, ये लॉन्ग टर्म नेचर के रहते हैं, इसमें डिटेल एनालिसिस एंड इन्फॉर्मेशन लगता है ये डिसीजन लेने के लिए। जनरली ये टॉप मैनेजमेंट के ही लोग लेते हैं और ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि देखो एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, दिस इज कम अंडर द स्ट्रेटेजिक डिसीजन। एक नए मार्केट में एंटर करना है आपको, जैसे आप पहले डोमेस्टिक मार्केट में ही सप्लाई कर रहे थे, अभी आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, तो वो भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन में आएगा। ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, अगर आपको आपकी कंपनी की दूसरी ब्रांच ओपन करनी है, दिस इज कम अंडर द व्हाट, स्ट्रेटेजिक डिसीजन। बाद में दूसरा टाइप है प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन किसे कहते हैं, दीज आर द रूटीन डिसीजन मेड अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड रूल्स एंड प्रोसीजर। कुछ चीजों के लिए आपकी कंपनी में ऑलरेडी रूल्स एंड प्रोसीजर डिफाइंड रहती है, उसके हिसाब से जो रूटीन डिसीजन लेते हैं आप, वो कहाँ पे आते हैं, प्रोग्राम डिसीजन में आते हैं। इसका फीचर देखो, बेसिकली रिपीटेटिव नेचर के रहते हैं और स्ट्रक्चर्ड रहते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते जनरली, स्टैंडर्ड रहते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। कोई भी प्रॉब्लम आता है कंपनी में तो उसका सोल्यूशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड वे में डिसाइडेड रहता है, वो सारा प्रोग्राम डिसीजन के अंडर रहता है। ये इजी टू मेक, इसमें कोई ज्यादा तकलीफ की बात नहीं रहती, आप इजीली ले सकते हो। एग्जाम्पल देखो, हैंडलिंग एम्प्लॉयज एब्सेंटिज्म अकॉर्डिंग टू कंपनीज रूल, लोगों का एब्सेंटिज्म को कंट्रोल करना एम्प्लॉयज के, वो भी रूल्स के हिसाब से कंपनी के, दिस कम अंडर द प्रोग्राम डिसीजन। प्रोसेसिंग रूटीन कस्टमर कंप्लेंट, लोगों के जो रूटीन कस्टमर के जो भी कंप्लेंट रहते हैं आफ्टर सेल्स सर्विसेज में, दिस कम अंडर द प्रोग्राम डिसीजन। उसके लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं रहती, उसके लिए स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिफाइंड रहता है, खाली वो एम्प्लॉयज को फॉलो करना पड़ता है। बाद में आता है नॉन प्रोग्राम डिसीजन। ये डिसीजंस किसके लिए, दीज डिसीजंस डील्स विद द यूनिक एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। यूनिक प्रॉब्लम आता है कोई, अनस्ट्रक्चर मतलब क्या, जो रूटीन नेचर का नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम आने के बाद जो डिसीजन लेना पड़ता है, दैट्स कम अंडर द नॉन प्रोग्राम। इसमें देखो इसका फीचर क्या है, नॉन रूटीन एंड कॉम्प्लेक्स, ये हमेशा होने वाला नहीं रहता ये डिसीजन मेकिंग, और ये जरा कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट भी रहता है। नो स्टैंडर्ड प्रोसीजर अवेलेबल, इसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर, अगर एक प्रॉब्लम अराइज होता है तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर अवेलेबल नहीं रहती है। बाद में रिक्वायर्स अ केयरफुल एनालिसिस एंड जजमेंट, इसके लिए एनालिसिस एंड जजमेंट रिक्वायर्ड है। एग्जाम्पल देखो, हैंडलिंग अ सडन स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज ने सडन स्ट्राइक पे चले गए, तो उस केस में वो नॉन प्रोग्राम डिसीजन में कवर होता है। मैनेजिंग अ बिजनेस क्राइसिस, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है तो फिर आपका बिजनेस का रेपुटेशन मार्केट में खराब हो जाता है, तो उसको हैंडल करने के लिए जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो नॉन प्रोग्राम में लिए जाएंगे, क्योंकि उसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड फिर स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं रहता। फिर बाद में आते तीसरा, पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजन। देखो पॉलिसी डिसीजन किससे रिलेटेड रहते हैं, जिसमें कंपनी की पॉलिसीज को डिटरमाइन करना पड़ता है और ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना पड़ता है। इसके फीचर्स देखो, ये टॉप मैनेजमेंट ही लेते हैं, बाद में ये अफेक्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड होल ऑर्गेनाइजेशन को, और ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहता है इनका। इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे कि बोनस को डिक्लेयर करना, बोनस पॉलिसी को, या तो फिर एक्सपेंशन प्लान डिसाइड करना कंपनी का, तो इस ये सारा किस में आता है रे, ये पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजन में कवर होता है। बाद में आता है ऑपरेटिंग डिसीजंस, ये हेल्प करते हैं किसको रे, इम्प्लीमेंट करने के लिए, पॉलिसी डिसीजन को हेल्प करने के लिए इम्प्लीमेंट किया जाए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे देखो, लोअर लेवल मैनेजमेंट ही लेंगे, ये डेली ऑपरेशन से रिलेटेड रहेंगे और शॉर्ट टर्म नेचर के रहेंगे। जैसे
एम्प्लॉयज का बोनस का कैलकुलेशन करना, ये ऑपरेटिंग डिसीजन में आता है। बेसिकली ऑपरेशंस के ऊपर रहते हैं। बाद में वर्क शेड्यूल को प्रिपेयर करना, ये सारे डिसीजंस आप कौन से अंडर ले सकते हो, ये ऑपरेटिंग डिसीजंस में आते हैं। बाद में आता है ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजन। यहाँ पे क्या है, टेकन बाय द मैनेजर इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ एम्प्लॉय मैनेजर्स को कुछ राइट्स दिए जाते हैं, उसको कहते हैं उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी, उसमें ही ऑर्गेनाइजेशन हित में वो खुद से ही वो डिसीजन ले लेता है, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड रहेंगे, या तो फिर कभी कभी डेलीगेशन ऑफ वर्क के रिलेटेड रहेंगे, या तो फिर आप वो डेलीगेट कर सकते हो। ऐसे डिसीजंस कौन लेगा रे, दिस कम अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। जैसे कि एम्प्लॉयज को हायर करना है, तो वो टॉप मैनेजमेंट को नहीं पूछेगा, मैनेजर खुद से हायर कर लेगा। मशीनरी परचेस करनी है, तो उस केस में भी वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए वो ले सकता है। बाद में पर्सनल डिसीजन, ओके, द डिसीजन related to the manager as an individual rather than company's representative, rather than as a company's representative। जो मैनेजर डिसीजन लेता है वो इंडिविजुअली लेता है, ये पर्सनल नेचर के होते हैं, और डेलीगेट नहीं कर सकते सामने वाले पर्सन को, ये पर्सनल डिसीजन में आता है। जिसका एग्जांपल देखो, चूजिंग प्लेस टू लिव, मैनेजर को कहाँ रहना है वो खुद से डिसाइड करेगा, कंपनी का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। डिसाइडिंग पर्सनल इन्वेस्टमेंट, एक पर्सन ने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो खुद डिसाइड करेगा, तो दिस कम अंडर द पर्सनल इन्वेस्टमेंट। ये सारा डिसीजन मेकिंग आता है, दिस कम अंडर द पर्सनल डिसीजन। बाद में आता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। ओके, इंडिविजुअल डिसीजन में क्या आता है, जो डिसीजन एक पर्सन इंडिविजुअल पर्सन लेता है, सिंगल पर्सन, वो आता है इंडिविजुअल में। इससे क्या होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत कॉमन है। एंड एटोक्रेटिक मैनेजमेंट में ये ज्यादा फाउंड होता है। एटोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या रहता है, तो ये हम अपना जो 6th यूनिट है उसमें ऑलरेडी देख चुके हैं। एग्जाम्पल देखो, शॉप ओनर डिसाइडिंग अ प्रोडक्ट प्राइसेस, शॉप ओनर जो रहेगा वो ओनर ही डिसाइड करेगा कि उसका प्राइस कितना रहेगा प्रोडक्ट का। बाद में आता है ग्रुप डिसीजन, जो कलेक्टिवली ग्रुप के जितने भी लोग हैं, ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो कलेक्टिवली लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या लगता है, मोर डिस्कशन कंसल्टेशन लगता है, इससे बेटर डिसीजन की क्वालिटी बेटर रहती है, और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये ग्रुप डिसीजन हमेशा ही काम आते हैं। एग्जाम्पल देखो, डिसीजन मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे खाली एक ही बंदा नहीं रहेगा, 3-4 लोग रहेंगे, तो मिलके जो भी डिसीजन लेंगे दैट कम्स अंडर द ग्रुप डिसीजन। डिसीजन टेकन बाय कमिटी, जो कमिटी डिसीजन लेगी दैट इज आल्सो कम अंडर द व्हाट, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिसीजन में आएगी। अभी इसका हर एक का मीनिंग और उसका एग्जाम्पल दिया है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए आप एक बार उसको क्या कर लो, अच्छे से पढ़